हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। स्टार्टिंग में ही इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हुआ था जब हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन की थी। तो अभी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में कि क्या बताते हैं ये लॉज। फर्स्ट लॉ इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय एंटोनी लेवेशियर in 1789. It states that matter can neither be created nor be destroyed. ना तो हम मैटर को बना सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जब हम दो एलिमेंट्स की आपस में रिएक्शन, एक एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स के आपस में रिएक्शन कराते हैं तो उस वक्त हमने किसी को भी ख़त्म नहीं किया, ना ही कोई नई चीज़ बनी है, लेकिन वो उन्हीं एलिमेंट्स से मिलके बनी है। लेकिन यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहे हैं तो हम मास को यूज़ कर सकते हैं बिकॉज मैटर जो होता है उसका मास होता ही है। तो वी कैन से मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड या फिर मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, इसका मास है यहाँ पर, आपने ये रिएक्शन 10th में की हुई है इसलिए मैंने ये रिएक्शन इंट्रोड्यूस की। अब आपको ध्यान होगा कि मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट होता है 24 और उसके दो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे दो एटम्स हैं, तो मैं उसको लिखूँगी 48 ग्राम यहाँ पर मास है उसका। ऑक्सीजन के एक एटम का होता है 16, मॉलिक्यूल का हो जाएगा 32, यू से भी दिखा सकते हैं। और जो हमारे पास प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट का हो गया 24 + 16 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो ओवरऑल मास इसका कितना हो गया 80 और इसका मास भी 80 है। अगर आप इन दोनों को प्लस करो इट मीन्स बिफोर द रिएक्शन भी उतना ही मास है, आफ्टर द रिएक्शन भी उतना ही मास है। मीन्स ड्यूरिंग द रिएक्शन ना तो नया मास बना है या नया कोई पदार्थ बना है, नया कोई मैटर बना है, ना ही कोई पहले वाला डिस्ट्रॉय हुआ है। उन्हीं को मिला के जो नया हमारा कंपाउंड बना है वो उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है, सेकेंड लॉ आता है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस गिवन बाय J.L. Proust. This law states that a compound always contains exactly the same proportion of elements by which. अगर हम किसी एक कंपाउंड की बात करें, चाहे हम उसको लेबोरेटरी में बना रहे हैं या फिर हम उसको किसी और मेथड से बना रहे हैं, इंडस्ट्री में बना रहे हैं या नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस से बन रही है, उसका जो प्रोपोर्शन होगा वो सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ने कंबाइन किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो रेशियो है कार्बन के मास का और ऑक्सीजन के मास का, उसका रेशियो 3:8 ही रहेगा, चाहे हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी मेथड से बनाएं। अगर ये रेशियो चेंज होता है इट मीन्स इट इज़ नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही अगर हम बात करें वाटर की, H2O, तो H2O में जो रेशियो है, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, 1:8 का है। बाय मास, रेशियो बाय मास की हम बात कर रहे हैं, तो ये रेशियो 1:8 का ही रहेगा इफ़ इट इज़ वाटर, अगर वो वाटर है तो। अगर मैं कहूँ वो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, वहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, 2:32, यहाँ पर रेशियो क्या हो गया 1:16। इट मीन्स अगर रेशियो चेंज हुआ है तो वही कंपाउंड नहीं है, वो कोई अलग कंपाउंड है। बहुत ही सिंपल है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस गिवन बाय J.L. Proust दैट a compound always contains exactly the same proportion of elements by weight. Next, law of multiple proportions given by John Dalton. Dalton atomic theory भी दी है इन्होंने, आगे पढ़ेंगे हम। According to this law, if two elements can combine to form more than one compound, यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर दो एलिमेंट कंबाइन करके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके H2O भी बना रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना रहे हैं H2O2, दोनों चीज़ें बनती हैं। तो अगर ऐसा होगा तो किसी एक का जो फिक्स मास है, देखो हाइड्रोजन के 2 ग्राम यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, 2 ग्राम यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है ना।
तो वो कह रहे हैं कि द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। वो कहते हैं कि अगर हम इनका रेशियो करें आपस में तो ये होल नंबर में आएगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर में। मीन्स हमें रेशियो किसका लेना है, इस ऑक्सीजन का लेना है जिसका मास चेंज हुआ है। हाइड्रोजन तो उतना ही है, 2 ग्राम पहले था, 2 ग्राम सेकेंड कंपाउंड के अंदर है। तो ये जो रेशियो है दैट शुड बी होल नंबर। इट मीन्स पहले जो ऑक्सीजन यूज़ हुई वो 16 ग्राम थी, सेकेंड टाइम 32 ग्राम है, तो रेशियो क्या आ गया 1:2। एक और एग्जाम्पल हम इसका ले लेते हैं, बहुत ही ईजी सा एग्जाम्पल है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लूँ रेशियो, एटम्स का रेशियो भी ले सकते हैं, चलो मास का लेते हैं 32। अभी हमने निकाला भी था, 3:8 का रेशियो आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर आ जाएं कार्बन मोनोऑक्साइड में तो रेशियो आता है, ये तो बता रहा है हमारा पहले वाला जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, ये वाली चीज़। लेकिन अब हमें क्या बात करनी है कि कार्बन का तो यहाँ पर 12 ही यूज़ हो रहा है और ऑक्सीजन का कितना यूज़ हो रहा है 32। कार्बन यहाँ पे 12 यूज़ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 16। तो वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट कार्बन इन दिस लॉ, वी आर सेइंग कि इसका तो फिक्स मास है, लेकिन जो बाकी का जिसका मास चेंज हो रहा है वो आपस में किस रेशियो में है, दे आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो 2:1, या इधर लिख देंगे तो 1:2। सिंपल रेशियो में है, कोई फ्रैक्शंस नहीं है और स्मॉल नंबर रेशियो है, होल नंबर रेशियो है। ठीक है, तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस कंप्लीट। नाउ गे-लुसिक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, नाम से ही पता चल रहा है किन्होंने दिया था, गे-लुसिक ने दिया था इन 1808। इन्होंने गैसेस के बारे में बात की, व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस, जब गैसेस बनी या उनको कंबाइन किया गया इन ए केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। वो कहते हैं वो आपस में सिंपल रेशियो में करेंगी, लाइक 100 ml इसका और 50 ml इसका, तो यही रेशियो रहेगा अगर वाटर बनना है तो। ठीक है, 2:1 का रेशियो रहेगा। वॉल्यूम्स की इन्होंने बात की। ठीक है, इससे पहले हम मासेस की बात कर रहे थे, जितने भी 3 लॉज हमारे आए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, तीनों में ही मासेस की बात की थी। सिर्फ गे-लुसिक लॉ ने कहा कि जब वो गैसेस होती हैं, गैसेस जब कंबाइन करती हैं, they also do in the volumes in simple ratio by volume. Now Avogadro law 1811 में दिया गया था, Avogadro law। According to this law, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे मोल कंसेप्ट आएगा, वहाँ पे हम इसका जिक्र करेंगे दोबारा से एवोगैड्रो लॉ का थोड़ी सी डिटेल में। तो एवोगैड्रो लॉ कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे सभी गैसेस इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं। और आगे जब मॉल कंसेप्ट हम पढ़ेंगे तो हम इस बात को बताएंगे भी कि कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने वॉल्यूम के अंदर होते हैं। ठीक है, अब आती है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दी थी इन 1808। तो इसके पोस्टुलेट्स हैं, कई बार ये प्रदीप की बुक में देखोगे तो पोस्टुलेट थोड़े एक्सटेंड कर दिए गए हैं, 6-7 पोस्टुलेट वहाँ पे दिखा रखे हैं, बट एक्चुअली में ये 4 ही हैं, मेन 4 हैं जिनके अंदर जिनको बाइफरकेट करके 7-8 बना दिए गए हैं। मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला जो पोस्टुलेट है वो कहता है कि मैटर के अंदर, मैटर जो है वो बहुत छोटे इंडिविजिबल एटम से बना हुआ है, उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़। अगर हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन के एलिमेंट्स हैं, तो चाहे हाइड्रोजन के 1000 एलिमेंट्स का सैंपल ले लो, सारे एक जैसे होंगे। और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, मीन्स अगर हम एक हाइड्रोजन का एलिमेंट ले रहे हैं, एक ऑक्सीजन का ले रहे हैं, तो बोथ विल बी डिफरेंट। सिंपल सी बात है कि एक ही तरह के एलिमेंट्स की, जो एक ही तरह के एलिमेंट्स हैं, उनके एटम्स एक जैसे होंगे और अलग अलग तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स अलग अलग तरह के होंगे। थर्ड पॉइंट आता है कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड कैसे बनते हैं, अभी हमने पीछे बात किया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस की,
लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस बात की थी हमने, तो ये उसी को बता रहा है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी बता रहा है। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, कंपाउंड कब बने, जब एटम्स ने कंबाइन किया इन फिक्स रेशियो में। तो ये फिक्स रेशियो की बात किसने की थी, डेफिनेट प्रोपोर्शन ने की थी। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पोस्टुलेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है, तो आप इसको बताएंगे। एक है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ईजिली बता सकते हो कौन सा लॉ है ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखो 2 लॉ तो इसके अंदर आ भी गए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर। अब आता है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे आगे का पार्ट। इससे ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं ये अभी 9th में तुम पढ़ चुके हो, दोबारा से आ रहे हैं। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास भी थोड़ा बहुत आया था इंट्रोडक्शन उसका, लेकिन जिसने तब नहीं किया कोई बात नहीं, अभी करो अच्छे से, बहुत ही इजी है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस मैंने तुम्हें लर्न करा दिए थे पहले के लेक्चर्स में। तो हाइड्रोजन बिंग लाइटर एलिमेंट, ये आप रीड कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको समझा देती हूँ कि हाइड्रोजन का जो मास है वो सबसे लाइटेस्ट है, तो उसको हमने 1 मान लिया, और बाकी के एलिमेंट्स का जो मास है वो इसके रिलेटिव बताया गया कि कोई चीज़ हाइड्रोजन से 2 गुना भारी है तो उसका मास 2 हो गया, 4 गुना है तो 4 हो गया, है ना। लेकिन आजकल ये सिस्टम चेंज हो गया। अब हम किसको यूज़ लेते हैं, स्टैंडर्ड किसको मानते हैं, कार्बन 12 को। हम इससे कंपेयर करते हैं कि कोई एलिमेंट है उसका मास क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक यूनिट लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक, A फॉर एटॉमिक, M फॉर मास, U फॉर यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट जो है दैट इज़ इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 आइसोटॉप। अब हमने कार्बन 12 क्यों कहा, क्योंकि कार्बन के 3 आइसोटॉप मिलते हैं, एक का मास होता है अप्रॉक्सीमेटली 12, एक का होता है अप्रॉक्सीमेटली 13, एक का 14। तो हम किसको स्टैंडर्ड मान रहे हैं, कार्बन 12 को, ठीक है, समझ में आया। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। और 1 AMU की डेफिनेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। 1 AMU is defined as the mass exactly equal to 1/12 of the mass of one carbon 12 atom. At present, AMU has been replaced by U, unified mass. AMU की जगह हम U यूज़ करने लगे हैं, जिसको हम unified mass कहते हैं। और 1 AMU जो है that is equal to 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम्स, अगर हम मतलब इसको ग्राम में कन्वर्ट करें। बट फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ आवर कैलकुलेशंस एंड हम कैसे उसको आसानी से लिख पाएँ, बार बार इतनी बड़ी फिगर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इतनी बड़ी फिगर की बजाय हम सिंपली 1 AMU यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आता है एवरेज एटॉमिक मास। भाई कुछ आइसोटॉप्स होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था कि कार्बन के 3 आइसोटॉप मिलते हैं जिनका मास अलग अलग होता है। एटॉमिक नंबर तो सबका 6 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर सबको पता है 6 होता है, लेकिन मास उनका 12, 13 और 14 होता है। तो हम उसका मास कैसे निकालें, हम जनरली उसको 12 लेते हैं। हमने कहाँ से लिया ये 12, क्योंकि वो उनके तो 3 मासेस हैं। तो बेटा क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया जाता है कि वो कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट हैं। जैसे कार्बन 12 जो है वो 98.8% मिलता है, कार्बन 13 1.108, कार्बन 14 2 × 10⁻⁻10। तो इनका एटॉमिक मास ये है। तो हमने क्या किया, एवरेज निकाला, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, और फिर हमने उनका एवरेज निकाला। तो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज आपको निकालना आता है, अच्छे से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो वो जो एवरेज निकला दैट इज़ इक्वल टू 12.011। इसलिए जब भी हम कार्बन की बात करते हैं तो हम कार्बन 12 यूज़ करते हैं, उसका मास 12 यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगर आपको ध्यान है, क्लोरीन 35 होता है जिसका 17 का एटॉमिक नंबर होता है, एक होता है क्लोरीन 37, 2 होते हैं क्लोरीन भी आइसोटॉप की। इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास अलग अलग है। इसकी भी परसेंटेज अबंडेंस के हिसाब से जब हमने इसकी एवरेज एटॉमिक मास निकाला तो आता है 35.5। तो हम क्लोरीन का जो मास यूज़ करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास, वो यही यूज़ करते हैं। और जो हमने तुम्हें पहले लर्न कराया है वो भी एवरेज एटॉमिक मास ही कराया है,
ठीक है। अब आता है मॉलिक्यूलर मास। अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बात की CH4 मीथेन, इसका मास कितना होगा, तो इसमें जितने भी एटम्स हैं उन सब को, उनके सबके मासेस को सम कर लो। जैसे कार्बन का मास है 12, हाइड्रोजन का मास है 1, लेकिन इसके 4 एटम्स थे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल मास हो गया 16। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का मास है 12, ऑक्सीजन का मास है 16 इंटू 2 44। और एग्जांपल ले लो कोई, H2O ले लो, हाइड्रोजन का मास है 1 इंटू 2 प्लस 16 18। कितने भी अभी क्वेश्चंस दूंगी मैं इस पर। फॉर्मूला मास देखो, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। एटॉमिक मास की हमने बात कर ली, जो हमने लर्न किए कि एक एटम का मास कितना है, और वो हमने किस में लर्न किए, AMU में या U में, है ना, वो हमने लर्न कर लिए। और एवरेज एटॉमिक मास मैंने बता दिया कि हमने जो लर्न किया वो हमने एवरेज ही किया है, और वो कैसे निकाला है, एवरेज निकाल के निकाला है। आइसोटॉप्स का होता है, अलग अलग होता है, उसका हमने एवरेज ले लिया, उससे हमने निकाला है। फिर मॉलिक्यूलर मास की हम बात करें तो मॉलिक्यूल के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उन सब का सम मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सो डोंट बी कंफ्यूज। NaCl, अगर हम किसी फॉर्मूले से किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे NaCl हो गया, उसमें कैटायन और एनायन होते हैं, तो वो एक फॉर्मूला बन जाता है। तो उसमें भी जितने एलिमेंट्स हैं सबका सम कर लो। लाइक H2SO4 हम ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन का मास है 1 इंटू 2, क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं, सल्फ़र 1 है 32, ऑक्सीजन 16 इंटू 4, इन सबको हमने प्लस कर लिया, 34 प्लस 64 कितना आ गया, 100 U जनरली हम लगाते हैं इसके पीछे यूनिफाइड मास, जो कि हमने अभी बात की थी कि हम आजकल किससे दिखाते हैं, AMU लिखने के बजाय हम यूनिफाइड मास, AMU को हमने U से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और क्वेश्चंस मैं अभी भेजूँगी आपको, तो वो क्वेश्चंस भी आपको करके भेजने हैं और इसके नोट्स बनाने हैं।